प्रिय विद्यार्थियों, आज द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान की कक्षा में हम भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में नीति निर्देशक तत्वों को लें। पिछले कालांश में मैंने आपको बताया कि नीति निर्देशक तत्व भारत के लोक कल्याणकारी राज्य की भावना का प्रतीक है और संविधान निर्माताओं ने इस अपेक्षा से इन्हें संविधान में स्थान दिया कि आगामी सरकारें लोक कल्याण के रास्ते पर इनसे प्रेरित होंगी। तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इनका वर्णन है और मैं इस क्रम में अनुच्छेद 40 का पंचायती राज का वर्णन किया। इसके पश्चात जो अनुच्छेद 41 में अपेक्षा की गई है कि राज्य रोजगार, शिक्षा, बेकारी, बुढ़ापा, मजदूरी, अभाव की दिशा में सहायता व सहयोग करेंगे। निश्चय ही इस क्षेत्र में सरकार ने अनेक प्रयास किए हैं और हमें उन सरकारी कार्यक्रमों को समझने की आवश्यकता है, उनका प्रचार करने की आवश्यकता है। हम सरकार की आलोचना करने के स्थान पर लोकतांत्रिक देश के नागरिक होने के नाते अपेक्षा ही नहीं बल्कि कार्य करें। हम जहाँ भी उनमें कमियां हैं उनका मूल भाव समझाते हुए लोगों को अधिकतम लाभ दिलाने का प्रयास करें। सरकार के प्रयास सीमित हो सकते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से लोगों को मिले ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए। अनुच्छेद 42 में श्रमिकों के लिए कार्य की मानवीय दिशाएं हों, जहाँ पर वे काम करते हैं वो उचित और सही दिशाएं हों, तथा महिलाओं को मातृत्व व प्रसूति अवकाश की सुविधा उपलब्ध हो, ऐसा संकल्प है। अनुच्छेद 43 में श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार व अवकाश की व्यवस्था तथा कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। भारत गांवों का देश है और भारत के जो प्राचीन उद्योग धंधे थे उन्हें कुटीर उद्योग का नाम दिया गया। गांधी भी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना चाहते थे। जो गांधी का स्वदेशी दृष्टिकोण था वो कुटीर उद्योगों पर आधारित था। 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसमें संशोधन के साथ 43 क जोड़ा गया। उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता, ये आधुनिक शेयर मार्केट की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण पक्ष है और हम इसको समझें व प्रचारित करें। इसके पश्चात आगामी अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता पर है। राज्य से अपेक्षा है कि राज्य सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता बनाए। इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने भी कई बार अपेक्षाएं की हैं कि सरकार समान नागरिक संहिता पर कार्य करे, सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता हो। तो मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि विवाह, तलाक, ये जो विषय हैं इनके लिए धर्म के आधार पर अलग अलग धर्म के कानून के आधार पर व्यवस्था होती है।
तो इसमें सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता हो, ऐसी अपेक्षा की गई है। अनुच्छेद 45 में अपेक्षा है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। निश्चय ही हमें इस पर मौलिक अधिकार तो नहीं बनाए, लेकिन सरकार के कार्य इस दृष्टि से सराहनीय है। हमारा भी कर्तव्य है कि इस संकल्प में हम सरकार का सहयोग करें। अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य कमजोर वर्गों के लिए अपेक्षा है कि राज्य इनके अर्थात अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा व आर्थिक क्षेत्र में प्रगति के लिए कार्य करे। मैं आपको बता दूं कि जब मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू किया गया, तब उसके समर्थन में सर्वोच्च न्यायालय में भी लंबी बहस हुई और 1990 में मंडल आयोग की रिपोर्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग को जो 27% आरक्षण देने की बात थी, उसके पर रोक लगाई गई और सर्वोच्च न्यायालय पर में बहस हुई और दोनों पक्षों को सुना गया। तब सरकार का जो तर्क था वो अनुच्छेद 46 की भावना के अनुरूप नीति निर्देशक तत्वों के आधार पर सरकार ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू किया। तो निश्चय ही इन क्षेत्र में सरकार के कार्य हैं, हम उनको समझें और प्रचारित करें। अनुच्छेद 47 में स्वास्थ्य, नागरिकों के स्वास्थ्य, भोजन की श्रेष्ठता, जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए राज्य कार्य करे, नशीले और मादक पदार्थों की रोकथाम का कार्य करे। तो निश्चय ही आज इस क्षेत्र में बड़े कार्य की आवश्यकता है और अपेक्षा की जाती है कि नीति निर्देशक तत्व केवल सरकार से ही अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए, बल्कि सरकार की क्षमताएं सीमित होती हैं। जब नागरिक किसी लक्ष्य को समझेंगे और उस पर कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से तभी सफलता प्राप्त होगी। तो मैं समझता हूं कि नीति निर्देशक तत्वों के लिए केवल सरकार पर ही या राज्य पर दायित्व छोड़ देना पर्याप्त नहीं है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम न्यायपालिका से लागू करवाने के स्थान पर हम व्यवहारिकता में माने कि नीति निर्देशक तत्व अकेले सरकार का लक्ष्य नहीं है, बल्कि हम सबका सामूहिक लक्ष्य है। सरकार के नेतृत्व में हमें कार्य करना चाहिए, ऐसी अपेक्षा हो, तभी हम नीति निर्देशक तत्वों के अनुरूप वातावरण बना पाएंगे। अनुच्छेद 48 में कहा गया है कि सरकार कृषि व पशुपालन को बढ़ावा दे तथा दुधारू पशुओं के वध की रोकथाम का कार्य करे। इसी में 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण को भी जोड़ा गया है और ये वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा महत्वपूर्ण है। और जैसा कि आप प्रथम वर्ष में अनिवार्य विषय के रूप में पर्यावरण को पढ़ते हैं, आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण की रक्षा एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। केवल वनों की रक्षा ही नहीं, बल्कि वन्य जीवों का संरक्षण, वन्य प्रजातियों को लुप्त होने से रोकना भी एक बड़ी
आवश्यकता है। अनुच्छेद 49 के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और पुरातत्व के स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण का निर्देश है। अनुच्छेद 50 में अपेक्षा की गई है कि नागरिक सेवाओं में राज्य न्यायपालिका व कार्यपालिका को पृथक करे। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित है। इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ में विश्वास, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा, राष्ट्रों के बीच में न्यायपूर्ण व प्रतिष्ठापूर्ण संबंध, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों, संधियों, कर्तव्यों का पालन और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने की अपेक्षा की गई है। तो निश्चय विद्यार्थियों, चाहे नीति निर्देशक तत्व न्यायालय के माध्यम से बाध्यकारी नहीं हो, लेकिन लोक कल्याणकारी राज्य के दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। ये लोक कल्याण की भावना के प्रतीक है और हम इनको समझें, हम इनको सफल बनाने में सहयोग करें, ये हमारी वास्तविक शिक्षा होगी। धन्यवाद।